वही बात कर रहे थे कि आईएस कोड हमारा क्या बोलता है कि जैसे बल्किंग वाली सैंड को या गीली रेती को हम हमारे इस उपयोग में कम लेना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो दिक्कत देने लग जाता है। क्या होता है कि जो वॉल्यूम हमको चाहिए रहता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम में हमको मिलता है, मगर हमारा मटेरियल कम होता है और आयतन ज़्यादा होता है। तो इस कारण से माना जाता है कि हमारे जो फाइन एग्रीगेट है वो गीली पद्धति के नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट एक इम्पॉर्टेंट मैटर है हमारा कंक्रीट बनाने का। अगर ये क्वेश्चन वैसे इतना ज़रूरी शायद है नहीं, मुश्किल है, शायद आपको नहीं आता होगा, पुराने पेपर उठा करके देखना, मगर समझ में आना चाहिए कि बल्किंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हमारा देखा जाए तो एक चीज़ बची है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, हमारे एग्रीगेट को कितने भागों में बांटा जाता है या किस प्रकार के हमारे एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, उस पर आप एक नोट लिखें। तो एग्रीगेट क्या होते हैं, हमारा नॉर्मल डेंसिटी एग्रीगेट, मतलब एक नॉर्मल डेंसिटी वाले एग्रीगेट जो होते हैं उनको हमने बताया गया। एग्रीगेट की डेंसिटी हमारी स्टोन की डेंसिटी के बराबर ही होती है, क्योंकि क्या होता है कि स्टोन चट्टाने जो कट करके हमको क्रश होकर के मिलती है उसी से हमारे क्या बनते हैं, एग्रीगेट बनते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारा सिर्फ क्लासिफिकेशन है और वो काफ़ी ऐसे छोटे लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर एक टेस्ट है वो हम समझ लेंगे, सीव एनालिसिस करके है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, वो हम समझ लेंगे। अगर आगे भी आप आते हैं तो कॉलेज लगते हैं तो आप कॉलेज जा कर के कर भी सकते हैं। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्रीगेट और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट क्या होते हैं आपको पता है, ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे कंक्रीट में होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, सारी तरह के फोर्स से लड़ने में और सारे तरह के फोर्स को रोकने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट ये होते हैं। फिर इसी के अंदर आप बताओगे दो प्रकार के एग्रीगेट होते हैं, एक तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जो 4.75 सीव से पास हो जाते हैं और जो 4.75 सीव्स पे के ऊपर रुक जाते हैं वो होते हैं हमारे कोर्स, और जो पास हो गए वो होते हैं फाइन। ये सारी चीज़ें ऐसे आप एग्रीगेट के बारे में लिखोगे। हमारे कंक्रीट को वर्केबल बनाते हैं, यस। मतलब काम करने में आसान बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं और सस्ता भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी इसमें जो ताकत होती है हमारे स्टोन से आती है, और हमको कंक्रीट का उपयोग हमने आज की तारीख में इसलिए वास्ट कर दिया है, इसलिए ज़्यादा कर दिया है क्योंकि हमको स्टोन से एक हल्की चीज़ मिल रही है, बनाने में आसान मिल रही है। पहले के समय में हम कंक्रीट का उपयोग नहीं करते हुए हम सीधा सीधा हम हमारे पत्थरों का या चट्टानों का उपयोग करते थे। पहले आपने देखा पत्थरों के घर बनते थे, अब हमने उसका एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प निकाल लिया, एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट को काटते हैं, रेती के साथ में जॉइन करते हैं, सीमेंट से जोड़े रखते हैं और हमारा स्ट्रक्चर बनाने में कारगर साबित होते हैं। ठीक है, ये स्टोन के मैम, मुकाबले सस्ते होते हैं। हाँ, क्या हुआ? मैम हाँ मैम ये एग्रीगेट के लाभ और उपयोग दोनों में लिख सकते हैं ना मैम? हाँ, ये लाभ वाभ नहीं आएगा आपको, लाभ नहीं आएगा, अच्छा। सिर्फ ऐसा आएगा कि एग्रीगेट बताएं और एग्रीगेट के वो बताएं, विभाजन बताएं या जो भी बोलते हैं आप, जैसे कहते हैं ना दो टाइप प्रकार बताएं, है ना, उसमें आप लिख सकते हैं हाँ, इसको। उनको टाइप्स। हाँ, टाइप्स में। ठीक है, अब ये तो था एग्रीगेट में समझा चुकी थी। फिर आप अगला पॉइंट ठीक इसमें है। क्या लिखोगे, दो प्रकार के हमारे एग्रीगेट होते हैं, एक तो हमारे कौन से फाइन एग्रीगेट और दूसरे हमारे कोर्स एग्रीगेट। फाइन क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं, ये समझा दोगे। फिर उसके बाद और एक चीज़ आती है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब वाइड रेंज, जैसे जैसे हमने दो मोटे मोटे स्तर पर इसको विभाजित किया है, ठीक है, एक फाइन और एक कोर्स, अब उसकी घनत्व और उसका खोखलापन और उसके आधार पे हम अलग से विभाजित करते हैं। ये तो हमने इसके साइज के, इसके डायमेंशन के हिसाब से विभाजित करा। साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाप, है ना, क्या बोलते हैं साइज, आकार। है ना, आकार। आ- आकार तो भैया शेप को बोलते हैं। साइज मतलब जैसे ये 2 mm 3 साइज। mm, ठीक है,
रुको एक नाप सेकंड। नाप 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 भी नहीं नाप बोलते हैं। में साइज। ये जो था मैंने साइज के अकॉर्डिंगली बताया था, आकार कितना बड़ा छोटा के आधार पे दो प्रकार से हम बांटते हैं, फाइन कोर्स, और ये बात करते हैं हम उसके घनत्व या उसके भार के आधार पे या उसमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है उस आधार पे हम एग्रीगेट को कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट आर अवेलेबल नाउअडेज। मतलब हमारे एग्रीगेट उनके और अलग अलग उनके गुणों के आधार पर भी जाने जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी एग्रीगेट, नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल सी, नॉर्मल को हिंदी में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक मीडियम या साधारण हमारे घनत्व वाले एग्रीगेट, साधारण घनत्व वाले एग्रीगेट। इट इंक्लूड्स द एग्रीगेट हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 3। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको समझाया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका घनत्व हम किसके आधार पर निकालते हैं, पानी के आधार पर। तो पानी अगर 1 गुना है तो ये 2.5 गुना। ठीक है, अगर मैं इस कटोरी में पानी भरती हूँ और एग्रीगेट भरती हूँ तो वो थोड़ा भारी रहेगा और पानी थोड़ा हल्का रहेगा, है ना। और पानी के मुकाबले कितना भारी रहेगा, तो 2.5 गुना या 3 गुना। समझ में आई बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गई, है ना। तो हमारा जो नॉर्मल डेंसिटी एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो 2.5 से 3 के बीच में बैठती है। एंड बल्क डेंसिटी मतलब ओवरऑल बल्क डेंसिटी जो होती है हमारी रेंज 14.5 टू इतने के बीच में रहती है। इट इंक्लूड्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल एग्रीगेट नेमली ग्रेवल, क्रश्ड रॉक एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्या बोल रहे हैं हम, इसी नॉर्मल डेंसिटी एग्रीगेट को ही, नॉर्मल डेंसिटी साधारण घनत्व वाली गिट्टी को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं या अधिकतर हम हमारी साइटों पर देखा जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 2.5 से लेकर के 3 के बीच में बैठता है। अगला आता है हमारा लाइट वेट, कम भार वाले एग्रीगेट। कम भार वाले एग्रीगेट मतलब वो सॉलिड जो पोरस नेचर के हैं, जो छिद्र वाले हैं। समझ में आई बात, मैंने बताया था छिद्र वाले एग्रीगेट को हम आरसीसी के काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि छिद्रों में पानी का संग्रहण हो जाएगा और बाद में वो सरिये में पानी लगा करके उसको खराब कर देंगे या कोरोजन लगा देंगे या जंग लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्रीगेट वजन में हल्के होते हैं। तो कम वजनी वाली गिट्टी, दीज आर द पोरस सॉलिड, ये कैसी रहते हैं, सॉलिड रहते हैं मगर पोरस रहते हैं। बोथ नेचुरली एंड मैन मेड, कैसे रहते हैं, ये हमको प्राकृतिक तौर पर भी मिलते हैं और मानव द्वारा निर्मित वाले भी होते हैं। द हायर एंड पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट द लोअर द थर्मल कंडक्टिविटी। जितने हमारे एग्रीगेट पोरस होते हैं ना, छेद होते हैं या जिसमें खोखलापन होता है, उतनी ज़्यादा इसमें क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। मैंने आपको कैविटी वॉल का कॉन्सेप्ट बताया था जब मैं ब्रिक पढ़ा रही थी, तो ब्रिक के बीच में हमने क्या करा था, खोखलापन दिया था। गुर्जर, सक्षम, जब मैंने ब्रिक बॉन्ड पढ़ाए थे तो उसमें क्या एक पढ़ाया था, बीच में से खाली कैविटी वाली ब्रिक को मतलब अपन ने गैप दी थी, खोखला छोड़ा था, पढ़ाया था ना गुर्जर, सुना? यस मैम। हाँ, तो जब हमने जगह दी थी तो उसके कारण क्या हो रहा था, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था, रूम के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था, ना गर्मियों में ज़्यादा ठंडियों में। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जो हमारे पोरस एग्रीगेट भी अगर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में, जो छिद्र वाले रहते तो उसमें क्या रहती है, हवा भरी रहती, तो उसमें क्या गैपिंग होती है। तो वैसे एग्रीगेट क्या करते हैं, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी को बनाए रखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा ठंड में ज़्यादा ठंडा नहीं होना और गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होना। ठीक है, वैसे होता है। डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लाइट वेट कंक्रीट विथ इट, मतलब इसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम पाई जाती है। ठीक है, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे लाइट वेट कंक्रीट को, जहाँ ज़्यादा लोड नहीं आता है और जहाँ हमारा ज़्यादा काम नहीं है या जहाँ ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब आता है हमारा हाई डेंसिटी एग्रीगेट।
ज़्यादा घनत्व वाली गिट्टियाँ, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेरेट्स बेरियम सल्फेट रॉक। कौन सी रॉक को काट करके बनाते हैं हम? बेरियम सल्फेट रॉक को, जिसके फेरस मटेरियल ग्रेनुलर सच एज शूट एंड पंचिंग एंड फेरस और सच एज मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लेमोनाइट and are used to make high density concrete for such a application screening radioactive sources। समझना, हाई डेंसिटी कंक्रीट, हाई डेंसिटी एग्रीगेट मतलब ज्यादा घनत्व वाले हमारी गिट्टियां, मतलब भारी गिट्टियां, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये वाली गिट्टी कहाँ से आती है? फेरस मटीरियल, फेरस मेटल होता है इसमें। फेरस मतलब हमारा आयरन, एफी मतलब आयरन होता है, ठीक है। मैंने आपको क्रस्ट मेंटल कोर बताया था, चट्टानों का उद्गम बताया था। क्या हो रहा था, हमारे धरती के अंदर लावा बहुत सारा रहता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे कोर, जो सबसे अंदर वाला जो कोर रहता है, फिर ये मेंटल रहता है और फिर ये क्रस्ट रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा आयरन और निकल रहता है, ठीक है, आयरन और निकल रहता है। तो जब ये लावा ज़्यादा चेंज होकर के, बिना चेंज होकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ पे जम जाता है, तो ये क्या चट्टानों का उद्गम हो जाता है। तो जब हमने खुदाई करी तो हमको जो चट्टान मिलेगी वो कैसी रहेगी? फेरस रहेगी, ठीक है। क्यों फेरस है? क्योंकि ये आयरन की मात्रा हमारे कोर में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा उसमें परिवर्तन ना होकर के वो निकल करके यहाँ पर जम गई क्रस्ट में। जब हमने रॉक को काटा, जब वो ठंडी हो गई, जमी हुई रॉक को काटा, तो उसमें कैसा मटेरियल पाया गया? हमारा फेरस। कहाँ से आया है फेरस? हमारे कोर से आया, ठीक है। तो ऐसी रॉक जो होती है, जो फेरस रहती है, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से बनती है, तो इनका वजन भी बहुत भारी होता है और इनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसी इतनी हैवी रॉक को हम साधारण तरीके से, हम साधारण एग्रीगेट के रूप में उपयोग नहीं लेते। हम कहाँ पे उपयोग रहते हैं? जहाँ पे हमको स्क्रीनिंग और रेडियो एक्टिव सोर्सेज होता है, जहाँ पे हमको रेडियो एक्टिव, जहाँ पे शोध चलते हैं, रेडियो एक्टिव रेस चलती है, देखा ना, जहाँ पे शोध बहुत ज़्यादा चलते हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे हमको ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वहाँ पे हम इनका उपयोग लेंगे। समझ में आई बात? हम हमारे ऐसे घर बनाने में ऐसी हैवी रॉक का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्या हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी होगी मतलब भारी उतना ही ज़्यादा होगा। और मैंने कितने लोड पढ़ाए थे अपने, मेन लोड जो थे ये वाले थे। एक तो लाइव लोड था, चलित लोड बोलते हैं इसको, ठीक है, चलित लोड बोलेंगे। और ये होता है हमारा डेड लोड। क्या? हमारे स्ट्रक्चर का लोड। स्ट्रक्चर का लोड मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके भागों का लोड, मतलब जैसे कॉलम का भार, बीम का भार, इनका खुद का भी तो कुछ भार होगा, तो डेड लोड होगा। अब हमने ये सब चीज़ें कैसे बनाई है? कंक्रीट से, है ना। और कंक्रीट में क्या क्या डाला है? सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। और एग्रीगेट हमने कैसा ले लिया? हाई डेंसिटी वाला, ठीक है, ज़्यादा घनत्व वाला। ज़्यादा घनत्व वाला लिया तो इसका भार भी ज़्यादा होगा, इसका भार एग्रीगेट बढ़ाएगा, तो हमारा जो कंक्रीट बनेगा वो भी ज़्यादा भार का बनेगा, तो हमारा बीम कॉलम भी ज़्यादा भार के बनेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? भारी। तो वो खुद का वेट भी उसको लेना है, लाइव लोड भी लेना है और उसको विंड लोड भी लेना है, तो हमारा डेड लोड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो हम ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये हाई डेंसिटी एग्रीगेट का उपयोग नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर का भार बढ़ जाता है, ठीक है। वो भार खुद को झेलने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो क्या, ये वाला इसके ऊपर ऑलरेडी मैं हेवी वेट का कंक्रीट लगा दूंगी तो ये तो अपने भार के कारण क्या हो गया? गिर गया। समझ में आई बात? मैंने तो कोई उस पर लोड भी नहीं लगाया, बस मैंने वापस से उसके ऊपर स्लैब डाली और डालते डालते मेरा ढह गया। सुना होगा ना, ब्रिज उपयोग में ही नहीं आते और उसके पहले गिर जाते हैं, मतलब उनका एक तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक गलत होती है और दूसरा उनका डेड वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? हमारे फाइब्रस एग्रीगेट, ठीक है, ये कैसे रहते हैं? इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग फाइब्रस रॉक। ये कैसी फाइब्रस रॉक से हमको मिलते हैं? यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्बेस्टस। किसके उपयोग में लेते हैं हम इसको? एस्बेस्टस, सीमेंट, गुड्स बनाने के उपयोग में रहते हैं, रूफिंग शीट में रहते हैं। मतलब ये फेब्रस जो एग्रीगेट रहते हैं ये फ्लेकी नेचर के होते हैं। कैसे रहते हैं? हल्के परत वाले रहते हैं।
मतलब बहुत सारी रॉक कैसी रहती है, मतलब कुछ तो ऐसी शाइनिंग वाली रॉक रहती है, आप जब जियोलॉजी की चीज़ें देखोगे ना, कुछ ऐसी परत वाली रहती है और कुछ कैसी कांच जैसी दिखती है, ऐसी चट्टानें भी होती है बेटा। समझ में आई आपको बात? मतलब वो कांच जैसी दिखेगी, वो हीरे यस जैसी चमकेगी भी। ठीक है, ये हमारी जियोलॉजी भी एक ब्रांच होती है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग की तो नहीं होती है, नॉन टेक्निकल की होती है। जियोलॉजी क्या होता है, ये भू विज्ञान का पूरा उस पर इंजीनियरिंग होती है। तो उसमें क्या, हमारे जो धरती के अंदर जो मिनरल्स और जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, क्या पद्धति होती है, कैसे सैटेलाइट के द्वारा पता लगाते हैं कि कौन सी जगह पे कितना हीरा है, हीरे की खदान है, पेट्रोलियम की खदान है कि काय की खदान है। तो इस पे भी एक ये विभाग है, ये एक शाखा है, इस पे इंजीनियरिंग होती है। और इसमें जब पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि बहुत सारे हजारों प्रकार की चट्टानें होती है। तो जब ये फाइब्रस जो एग्रीगेट होते हैं, तो ये कैसी फाइब्रस चट्टानों से बनते हैं, फाइब्रस रॉक से बनते हैं। तो ये कैसे रहते हैं, फ्लेकी नेचर के होते हैं, मतलब इनका लगेगा ही नहीं कि आपने कागज पकड़ा है कि आपने पत्थर पकड़ा है। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ये यस पेपर मैम। जैसे मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, ऐसे भी हो जाती है, मैंने तो देखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चमकीली चमकती है, बहुत सारी ऐसी काली रहती है कि ऐसा लगता है अलग अलग टाइप की। आपने ये ऐसे पत्थर तो देखे ना, ये भी एक प्रकार की रॉक है, पत्थर है। ठीक है, ये जो हम अंगूठियों में पहनते हैं, ये ऐसे हुए या ऐसे हुए, बस डिफरेंस ऐसा रहता है, जब ये बने होंगे तो ऐसे पीले निकले होंगे। ठीक है, आप जो हीरा देखते हो वो भी एक प्रकार का हमारी खदानों में से निकला हुआ पत्थर ही रहता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम, एस्बेस्टस सीमेंट की गूड्स बनाने में करते हैं, रूफिंग शीट में करते हैं। जब अगर छत बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसी रॉक का उपयोग कर लेंगे जो ऐसी हल्की होगी और बनाने में सुंदर दिखेगी। आई बात समझ में? यस मैम। अब अगले होते हैं हमारे गेशियस एग्रीगेट। दीज आर द गेशियस दैट एक्ट्स एज ए इंडिविजुअली पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट। दे आर स्मॉल बबल्स ऑफ गैस सच एज द एयर विच आर formed in the fresh cement plate by using appropriate foaming agent and mixing equipment. बहुत सारी हमारे जो एग्रीगेट क्या होते हैं, गेशियस एग्रीगेट क्या बोलते हैं कि हमारी ऐसी रॉक रहती है जो बबल्स के फॉर्म में रहती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बबल्स बना लेते हैं, मतलब रॉक में ही ऐसे बबल्स रहते हैं चिपके हुए। ठीक है, ये बबल्स कैसे रहते हैं, सब खाली रहते हैं। ठीक है, मतलब अंदर से खोखले रहते हैं। बबल्स मतलब बड़ा पार्ट, पोरस मतलब छेद, छेद मतलब बहुत महीन होते हैं, बहुत बारीक रहते हैं। बबल्स क्या, बड़े रहते हैं आकार में। तो ऐसे बबल्स वाली रॉक रहती है, मतलब मैंने अगर इतना बड़ा टुकड़ा लिया तो वो बबल्स जैसी दिखेगी। अगर मैं उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के ये बबल तोड़ती हूँ तो हमको अलग से समझ में आएगा कि इसमें से गैसेस निकली है। ठीक है, तो ऐसी भी रॉक होती है। तो ये भी वजन में क्या हल्की रहती है क्योंकि गैसों का भार नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारी गैसियस एग्रीगेट की। तो आपको आई बात समझ में? जब हम उसको विभाजित करेंगे उसके आकार के या साइज के हिसाब से, तो हम दो भाग में विभाजित करते हैं, एक तो फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट। जब हम उसकी डेंसिटी और उसकी बनावट या उसके जो अंदर पाए हुए मिनरल्स के आधार पे हम विभाजित करते हैं, तो ये होते हैं हमारे नॉर्मल डेंसिटी एग्रीगेट, कम नॉर्मल घनत्व वाले हमारे एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट, कम भार वाले एग्रीगेट या गिट्टी, हाई डेंसिटी एग्रीगेट, ज़्यादा भार वाले एग्रीगेट, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है हमारा फेब्रस मटेरियल या लोहे के कण पाए जाते हैं। इसको हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में नहीं लेते हैं, इसको कहाँ लेते हैं हम, स्क्रीनिंग में या फिर रेडियो एक्टिव सोर्सेज में, जहाँ से हमारी रेडियो एक्टिव या अनुसंधान बने होते हैं, वहाँ उसको बनाने में हम इस वाले गिट्टी का उपयोग करते हैं। अगला रहता है हमारा फाइब्रस एग्रीगेट। ये कैसे रहते हैं, फ्लैकी नेचर के होते हैं, ये हल्के रहते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट बनाने के काम में आते हैं, तो इसको हम क्या छत की शीट बनाने में ले लेते हैं। समझ में आई बात? छत की चद्दर भी बनाते हैं, कहते हैं ना एस्बेस्टस की सीमेंट की शीट है। पहले कवेलू का यूज होता था, सबको पता है, छत बनाने में। फिर क्या हुई, हमारी लोहे की चद्दरें आई। ठीक है, फिर क्या हुई, हमारी एस्बेस्टस की चद्दर आई। तो हम उसको रूफिंग मटेरियल में भी ले सकते हैं, मतलब पूरी ढकने में भी ले सकते हैं, और हमारी शीट के अंदर से थोड़ा सा डिजाइनिंग करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इस वाले एग्रीगेट या ऐसी चट्टानों से हमारी शीटों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारे गेशियस एग्रीगेट है, ये कहाँ हम
ये कैसे नेचर की होती है, हमारे बबल्स के फॉर्म में होती है और अंदर क्या गैसों का संग्रहण करी होती है, ठीक है। दे स्मॉल बबल्स ऑफ गैस सच एज एयर, हो सकता है उसमें गैस नहीं भरी हो के एयर भी भरी हो, एयर भी एक प्रकार की गैस मानी जाती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है, वो O2 रहती है, ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस ही होती है, ठीक है। तो हवा भी हमारी गैस होती है और कौन सी, O2 रहती है। विच आर फॉर्म्ड इन द फ्रेश सीमेंट प्लेट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फोमिंग एजेंट, जिसको हम क्या करते हैं, हमारी सीमेंट की फ्रेश प्लेट में उपयोग में लेते हैं अपने हिसाब से फोमिंग एजेंट एंड मिक्सिंग इक्विपमेंट में उसको यूज करते हैं। आई इतना क्लासिफिकेशन हमारे एग्रीगेट का, ठीक Yes, है। ma'am. अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, हमारी एग्रीगेट की क्या क्या विशेषता है या किस आधार पर हम उसको समझा जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक, क्या होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं गुज्जर, फिजिकल प्रॉपर्टी को? भौतिक अवस्था, मैम। भौतिक अवस्था, फिजिकल भौतिक प्रॉपर्टी, अवस्था है। केमिकल और प्रॉपर्टी और मैकेनिकल, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। तो भौतिक ma'am. अवस्था मतलब किस अवस्था पे हम हमारे एग्रीगेट या गिट्टी को बांट सकते हैं, समझ में आ रही है बात? मतलब Yes, मैं ma'am. जो बोलती हूँ वो समझ में तो आता है ना आपको, भले के इंग्लिश देख के आपको वैसा तो नहीं लगता, हिंदी भी मैं बताती हूँ तो प्रॉपर आपको समझ में आता है ना? कुछ कुछ वर्ड नहीं आते। तो कुछ कुछ वर्ड जब के जब भी पूछ लिया करो, हाथों हाथ। जैसे मैंने अभी रुकी 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए तो पूछ रहा हूँ मैडम वो आपने बोला, वो नहीं समझ आया, मगर मैं ये डेंसिटी को घनत्व बोल रही हूँ, एग्रीगेट को गिट्टी बोल रही हूँ, ऐसे नॉर्मल को साधारण बोल रही हूँ, लाइट को कम बोल रही हूँ, ऐसे तो समझ में आता ही होगा ना। तो अपन को सिर्फ Yes, हेडिंग ma'am. डालनी है, उसके अंदर अब मैं जो समझा रही हूँ हिंदी में समझा रही हूँ वही का वही लिखना है, हाँ है ना। तो काम हो जाएगा ना। हाँ अगर मैम। नहीं होए ना तो जो लेक्चर में अपलोड करती हूँ उसी के उसी दिन आप एक बार रिपीट करके पूछ लिया करो और फलानी लिंक मेरे को भेज दिया करो कि मैडम इसमें से आपने वो समझाया था तो मेरे को नहीं आया। अभी मैंने 16 लेक्चर अपलोड कर दिए टिम्बर के और एग्रीगेट, अब कल से स्टार्ट कर दिया अपलोड करना, तो मैं लिंक डाल दूंगी आपको, है ना। 16-17 मैम। कुछ लेक्चर है तो अब पढ़ना शुरू करो और अब क्वेश्चन बनाना शुरू करो। क्वेश्चन कैसे बनाओगे, जैसे मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन लिखोगे और उस पर अपनी भाषा में नोट्स बनाओगे, तो वो होता है क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन और नोट्स भी लगातार हाथ के हाथ बनाते जाओगे, लिखते जाओगे, तो वही का वही आपको एग्ज़ाम में पढ़ के रीडिंग करके वैसा का वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अब नोट्स तो ऐसा नहीं है कि मैं चेक कर Yes, पाऊँगी, ma'am. तो वही नोट्स को आप असाइनमेंट में जमा कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक आवश्यकता, भौतिक अवस्था। साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का आकार, ठीक है। एग्रीगेट का आकार, साइज ऑफ एग्रीगेट इज designated by the maximum size of individual aggregate present in the substituent amount of the aggregate in the sand 20 mm size is the passed through the 20 mm sieves and written at the 16 mm sieves based on the size of the particle aggregate as the classified। देखो सबसे पहला इसमें जो हम पॉइंट डालेंगे, जो रूपरेखा बनाएंगे, वो लिखेंगे साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का नाप या आकार, ठीक है। एग्रीगेट का जो साइज है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम एक पार्टिकल जो लेते हैं जितना उसका साइज आता है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो पार्टिकल हम कोर्स में लेंगे कि फाइन में लेंगे, ठीक है। जैसे एक रेती का कण आपने लिया तो आप उसकी साइज के आधार पर उसको बताओगे कि ये कोर्स है कि फाइन है, ठीक है। तो वो वही बोल रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल का इंडिविजुअल एग्रीगेट का जो साइज है उसके आधार पर हम उसको बताते हैं कि ये वो कोर्स एग्रीगेट है या फिर फाइन एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, जो इट इज पास थ्रू द 80 mm सीव्स। देखो कोर्स में भी एक चीज मैं बताती हूँ, ठीक है। एक मैंने पहले बताया Yes, ma'am. था
ठीक है, ये समझना आप क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको जब मैंने बताया था कि सॉइल पढ़ते जब बहुत सारे भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, तो कोर्स में भी देखते हैं, कोर्स में एक हमारे होते हैं बोल्डर, एक होते हमारे ग्रेवल, फिर क्या होते हैं हमारे, ये होते कोर्स में आते हैं। फाइन में क्या होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले व्ले होती है। ठीक है, क्ले में भी मैडम तीन। हाँ, ये जिसके क्लासिफिकेशन बता रहे हो आप, ये एग्रीगेट के या हाँ, फिर नहीं, सैंड ये के? पूरा पूरा हमारी जो अर्थ में जो भी हमको मिलता है, अर्थ में जो पूरा मिलता है, अर्थ के अंदर जो जो अच्छा। मिलता है, क्ले भी होती है, मिट्टी भी होती है, और मिट्टी भी 2-3 प्रकार की होती है। एक सेल्ट होता है, फिर एक सैंड होता है, ग्रेवल होता है और बोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बोल्डर्स और ग्रेवल समझना, बोल्डर्स और ग्रेवल इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाटों को बोल्डर्स और ग्रेवल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? इसका डबल मान लो। ठीक है, यस इसका डबल मान लो। जो अपन नदी किनारे या बड़े बड़े आप भाटे देखते हैं, है ना, बोल्डर्स होते हैं, और उससे थोड़े से छोटे होते हैं ग्रेवल होते हैं। ठीक है, तो क्या उनको कोर्स नहीं बोलेंगे, उनको हम कंक्रीट बनाने में उपयोग में लेंगे क्या? वो कॉलम बनाने जाएंगे तो कॉलम का साइज ही उससे छोटा होता है। कॉलम के अंदर भराएंगे क्या? वो भर पाएंगे? हम उनको नहीं भर पाएंगे, इसलिए हम उनको एग्रीगेट नहीं बोलते हैं। समझ में आई बात? है सब पत्थर के कण, पत्थरों से बने, चट्टानों से बने। ये क्ले भी, जो मिट्टी भी बनी है, इससे टूट टूट के बनी है। इसकी काया में अंतर हुआ जब जाके ये मिट्टी बन गई, इसकी काया में अंतर हुआ तब जाके ये सिल्ट बन गई। तो बालू रेती के बारीक बारीक कण होते हैं, वो रेती से छोटे होते हैं। आई ना बात समझ में? और जो सैंड होती है वो नॉर्मल एक साइज रहती है। यस मैम। तो क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी धरती के अंदर से निकलती है। ठीक है, मगर अगर हम एग्रीगेट पढ़ते हैं तो ये सिर्फ हमारे कंक्रीट में उपयोग किए जाने वाले एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, किस किस के बीच में रहते हैं? 80 mm की जो छन्नी रहती है, इतना होता है 80 mm। ठीक है, 80 mm इतना ही होता है। ये 10 mm, ये 20 mm, एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 80 mm की बात करूं तो मैं 8 सेंटीमीटर बोल लूं? अरे बोल लूं, है ना? मीटिंग खत्म